ये आई भी और लेफ्ट भी हो गए, क्या मतलब है इसका? हाँ, पूजा कृष्णा सोबती पर बात करने वाली है। पूजा, आर यू रेडी बेटा? यस मैम, 2 मिनट हेडफोन ढूंढ रही हूँ। बेटा हेडफोन मत लगाइएगा आप, आपके हेडफोन लगाने से आवाज नहीं आती है। ओके मैम। रिकॉर्ड करना है क्या इसे? इस लेक्चर को बता दीजिए पहले आप। यस मैम। ओके। स्टार्ट करूँ मैम? है आपके पास? आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं है बेटा। मैम है मेरे पास, मैं उसमें से बता दूंगी। ओके ओके ठीक है, कीजिए बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। शुभ प्रभात सभी को। मेरा नाम पूजा शर्मा है, SYBA हिंदी स्पेशल। आज का यह सेमिनार डॉक्टर रूपाली चौधरी मैम इनके मार्गदर्शन से संभव हुआ है। आज हम इस मार्गदर्शन में समय सरगम उपन्यास कृष्णा सोबती लेखक इनके बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णा सोबती जी हिंदी साहित्य की लेखिकाओं में से अग्रणी मानी जाने वाली निडर लेखिका है। कृष्णा सोबती का जीवन और परिचय यह आज हम आपको बताएंगे। कृष्णा सोबती ठाकोतरी हिंदी लेखिकाओं में बीच में कृष्णा सोबती का नाम एक प्रबुद्ध एवं जागरूक महिला लेखिका के रूप में सर्वश्रुत है। कृष्णा सोबती ने विवाह नहीं किया था। वह अपने उपन्यास के जरिए नारी पात्रों को प्रोत्साहन कर रही है। वो नारियों को बता रही है कि जागो और उठो। कृष्णा सोबती जी बहुत बड़ी लेखिका है हिंदी उपन्यास की। उनका जन्म हिंदी की विख्यात बुद्धिमानी लेखिका का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात में पाकिस्तान के पंजाब एक ऐसे गांव में हुआ। पाकिस्तान के पंजाब में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ। जो झिलमिल जमुना नदियां है उनके बीच में है जो इलाका, वहां पे कृष्णा सोबती का जन्म हुआ है। जो देश विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, मतलब जो पाकिस्तान का जो पंजाब का जो हिस्सा है वहां पे कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ है। वो देश विभाजन के बाद में वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। स्वतंत्र प्रभावी के काल में कृष्णा सोबती ने 20-22 साल की थी। कृष्णा सोबती जब 20-23 साल की थी तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। स्वतंत्र देश की लेखिका और नागरिक होने के नाते साधारण व्यक्तित्व की हैसियत से वह जी रही थी। वो स्वतंत्र देश के लेखिका और नागरिक होने के कारण वह साधारण व्यक्ति जो जैसे जीता है वैसे ही जी रही थी। कृष्णा सोबती के जीवन का प्रभावित काल देश और समाज की दृष्टि से उथल पुथल का काल था। कृष्णा सोबती के जीवन में जो प्रभावित काल देश और समाज की दृष्टि उथल पुथल था। जन्म के बारे में कृष्णा सोबती के विचार है, जिंदगी की शुरुआत सिर्फ जन्म से नहीं होती। कृष्णा सोबती जी एक बहुत ही अच्छा वाक्य हमें बता रही है कि जीवन की शुरुआत है वह सिर्फ जन्म लेने से नहीं होती है, परिवर्तन और बदलाव के साथ साथ होती है। कृष्णा सोबती जी कहती है जन्म ले लिया इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी जी रहे हैं। जन्म लेने के बाद जिंदगी
जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव आते हैं। शताब्दी की पहली चौथी में जन्मी मेरी पीढ़ी ने उसे घटित होते हुए देखा है। शताब्दी मतलब ऐसे कोई चौक टाइप है, उस वहां पे जन्मे हुए जो पीढ़ी है कृष्ण सोपती जी की चौथी पीढ़ी, उन्होंने भी यह देखा जिसके लिए कोई इंतजार करती है। और कई बार शताब्दियां भी इसे स्पष्ट है कि कृष्णा सोपती का जन्म स्वतंत्र पूर्व काल में हुआ और लेखक स्वतंत्रता के काल के बाद। कृष्णा सोपती जी का जन्म जो है वो स्वतंत्रता के पहले हुआ है और उन्होंने लिखना स्वतंत्रता के बाद में चालू किया है। उनका बचपन और उनका परिवार। जिस परिवार में कृष्णा सोपती का जन्म हुआ उसमें उनके माता पिता भाई बहन के बीच कृष्णा सोपती का बचपन बीता। कृष्णा सोपती का जिस परिवार में जन्म हुआ उस परिवार में माता पिता और भाई बहन उनके साथ में उनका जीवन बीत रहा था। इस परिवार में देश के आजादी प्राप्ति जिज्ञासा भी लालसा थी। कृष्णा सोपती जी का जो परिवार है उन्हें देश के आजादी मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी होती है। उनमें खुशी की लहरें जाग उठती है। मतलब उन्हें जब स्वतंत्रता मिली देश को तब उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्न हुए वो। जैसे ही देश को आजादी मिली परिवार में खुशियों की लहरें दौड़ने लगी। कृष्णा सोपती के तीन बहन भाई है। कृष्णा सोपती के तीन भाई बहन है। बड़ी बहन का नाम राज चोपड़ा, दूसरी बहन का नाम कृष्णा सोपती, तीसरी छोटी सुषमा अम्बी। उनका एक भाई है जगदीश सोपती। इस प्रकार वह भाई बहन के बड़े प्यार से उस परिवार में रहते थे। बचपन से ही इनके परिवार में लाड प्यार और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। कृष्णा सोपती जी का जो कृष्णा सोपती जी का जो परिवार है उसमें इनको बचपन से ही लाड प्यार बहुत मिला है। मतलब इसे कमी नहीं थी कि एक को प्यार किया और दूसरे को नहीं किया। और उनके घर में अनुशासन की भी कोई कमी नहीं थी। पुस्तकों के प्रति उनके पूरे परिवार को ही जिज्ञासा थी, लालसा थी। बचपन से ही उनके परिवार को लाड़ प्यार से और अनुशासन से पुस्तकों के प्रति लगाव कृष्णा सोपती को बचपन से ही था। उनके पिताजी दीवान पृथ्वीराज सोपती। कृष्णा सोपती जी के पिताजी का नाम था दीवान कृष्णा सोपती जी, जो फौज में काम करते थे। माता श्रीमती दुर्गा सोपती। पिता फौज में होने के कारण उनका हमेशा तनबलाव होता था। मतलब कृष्णा सोपती जी के जो पापा है वह फौज में थे। तो फौज में जो रहते हैं उनकी उसे साल 2 साल में बार बार क्या बोलते चेंज होती रहती है जगह। तो इसकी वजह से कृष्णा सोपती जी और उनके भाई बहनों का तबादला हो जाता था। मतलब कि यहाँ से वहाँ सेटल होने में वह जहाँ पर भी जाते बच्चे के लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लेकर आते। कृष्णा सोपती जी के जो पिता है वो कहीं पे भी जाते, बाहर घूमने जाओ या कहीं भी जाओ तो वो बच्चों के लिए पुस्तकें ही लेके आते थे। यानी उनके परिवार में पुस्तकों के प्रति विशेष रुचि है। मतलब कि कृष्णा सोपती जी के पिताजी बुक्स लेके आते थे और वो बच्चे पढ़ते थे। तो कृष्णा सोपती जी के जो परिवार है उनको पुस्तकों से बहुत ज्यादा लगाव है। अलग अलग पुस्तकों को सभी भाई बहन अपनी रुचि से अनुसार पढ़ करते थे। मतलब उनके पिताजी जो भी पुस्तक लेके आते थे यह सब भाई बहन जिसको जो पसंद है, जिसकी जिसमें रुचि है वो उस हिसाब से अपनी किताबें पढ़ा करते थे। कृष्णा सोपती एक सोहबती में लिखा है। कृष्णा सोपती ने एक सोहबती ऐसा उपन्यास लिखा है। जैसे 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 हम भाई बहन बड़े होते एक रुचि में मुताबिक अपने अपने पसंदीदा किताबों के लिए नजदीक पहुंच गए। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया कि कृष्णा सोपती जी जो है उनके परिवार को किताबों से बहुत ज्यादा लगाव है। वह जैसे जैसे भाई बहन बड़े होते गए वह अपने पसंदीदा किताबों के नजदीक पहुंच गए। समय सरगम में कृष्णा सोपती आने तत्कालीन पारिवारिक जीवन का प्रतिबंधन पात्रों का माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है। कृष्णा सोपती जी जो है वो पात्रों उपन्यास समय सरगम इस उपन्यास में बूढ़े जो पात्र है उनके चित्र चरित्र के बारे में बता रही है। वह पात्र में जो आरण्य है वह कृष्णा सोपती ने उनको अपनी जगह रखा है।
इससे स्पष्ट होता है कि उनका बचपन अपने माता पिता और भाई बहन के बीच बीता। ओके कृष्णा सोबती का पूजा, बचपन। ठीक। यस मैम। हाँ जी बेटा, अभी यामिनी जी भी जुड़ी हुई है और वो कथा वस्तु के बारे में बात करना चाहती हैं। यामिनी, आप ही हो ना जो कथा वस्तु के बारे में कहना चाहती थी? क्या मैम, मैं हूँ। हाँ ठीक है, आप अभी स्टार्ट कर दीजिए बेटा। पूजा, बहुत अच्छे से बताया बेटा आपने, बहुत सुंदर रीति से आपका सुगठन हुआ यस मैम। है ना। वेरी नाइस बेटा। चलिए यामिनी, अब आपकी बारी बेटा। 10 मिनट सबको दे दीजिएगा, मतलब आज की तासिका में कंप्लीट करने के बाद यदि एक आध दिन में और मिलता है समय हमें, तो उस समय के साथ साथ हम लोग आपको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए यामिनी। कथा वस्तु समय सरगम उपन्यास का एक सारांश है। पुरानी और एक नदी के समेटा हुआ सबसे ताजा न नवीनतम पड़ाव समय सरगम नामा बेटा साउंड साउंड बज रहा है, आपकी आवाज की धुन हो रही है बेटा। इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या आपका? जहाँ पर नेट होगा, हाँ नेट कनेक्शन जहाँ पर प्रबल होगा वहां पर बैठ जाइएगा आप। वाई मैम। हाँ हाँ, अब स्टार्ट कीजिए। नारी के बारे में कथा वस्तु समय सरगम उपन्यास का सारांश है। पुरानी और नदी हाँ क्या हुआ यामिनी? यामिनी, मैम, नेट प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। नेट प्रॉब्लम है मैम। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन है? कथा वस्तु के बारे में हो गया, और एक बंदा था जो अरण्या पर बात करना, अरण्या और ईशा। नीलोफर जी। जी मैम। हाँ बेटा, आपका ठीक है ना? नेट का कोई इश्यू नहीं है? हाँ हाँ मैम, ठीक है। ओके ओके चलिए। आपको स्क्रीन चाहिए बेटा? नहीं मैम, मेरे पास है। ओके वेरी गुड, चलिए स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा फिर। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी आज को। का ओके, थैंक यू मैम। आज का सेमिनार में रूपाली चौधरी मैम और उनके साथ में नीलोफर पिंजारी, उनके माध्यम से मैं आपको अरण्या और ईशान के बारे में बताऊंगी। अरण्या इस उपन्यास की मध्य वर्गीय नारी पात्र अरण्या जो उम्र के अंतिम दौर से गुजर रही है। अरण्या अकेली रहती है। समय सरगम उपन्यास की नारी या अरण्या अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र न होने से उसे पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आधुनिक नारी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती जा रही है। विवाह नारी के लिए जीवन की अनिवार्यता नहीं है। अकेली जी कर भी सार्थक जीवन जीना संभव है, ऐसा मानने वाली अरण्या का मत है कि व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। अरण्या को ऐसा लगता है कि परिवार में रहते हैं तो अरण्या का कि व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। हर व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। वह अपने अकेले जीवन के बारे में ईशान से कहती है कि मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैंने आज तक का जीवन उत्साह उमंग से जिया है। मैं कभी अकेलेपन उभी नहीं। अरण्या अंतिम दौर से गुजर रही है, लेकिन जीवन जीने का उत्साह उसमें आज भी है। लेकिन अरण्या उम्र के
बाकी दिनों को अधिक उत्साह और आनंद से जीना चाहती है। वह एक एक पल जीना चाहती है, एक अनुभव को समेटना चाहती है। अरण्या का मानना है, आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर हम हवेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिचक जाएंगी। तन से बूढ़ी पर मन से जवान है अरण्या। पेश से लिखती लेखिका है। अरण्या अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है। बूढ़ी पीढ़ी से वह बिल्कुल भिन्न है। वह जिंदगी को जीने की कला जानती है। अरण्या पारिवारिक झंझटों से मुक्त है। उसका विचार है कि परिवार के अंदर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अरण्या पूर्णतः आधुनिक विचारों से बनी है। उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं। यह आत्मविश्वास ही उसके विकास की सीढ़ी है। अरण्या पीढ़ी लिखी आधुनिक नारी है जो अपने फैसले स्वतंत्र करना जानती, अच्छे बुरे का चुनाव शौर्य करती है और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती है। अरण्या से डरते हैं कि अरण्या के साथ वाद विवाह में वे कहीं हार न जाए। अरण्या को कपड़ों में सफेद और ग्रे रंग बहुत पसंद है, जैसे नरगिस के फूल जो अरण्या को बहुत पसंद है, जिसके कारण अरण्या खुश हो जाती है। अरण्या अपने स्वतंत्र के बारे में जागरूक है। वह नीम के पत्ते, करेले का रस पीती है। काजू का परहेज वह करती है। अरण्या रात भर जगती है और सुबह देर तक सोती है। उसमें आत्मविश्वास है कि वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। वह नए प्रगतिशील विचारों को मानती है। रूढ़ी परंपरा से चले आ रहे नियमों को आंख बंद करके स्वीकारना उसके नियमों के खिलाफ है। वह अपना जीवन दर्शन ईशान के सामने व्यक्त करते हुए कहती है कि अपना कुल धर्म अधिकारों की लड़ाई है और आपका ज्ञान प्रज्ञा से जियो सुलह सफाई है। अरण्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है। उसकी सहेली दमयंती जब अपने बहू बेटे के अत्याचार सहते हुए देखती है, तब अरण्या दमयंती के प्रतिकार करने का साहस देती है। आज समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी सच्ची अभिव्यक्ति अरण्या में है। अरण्या का एकाकी जीवन परिवार के साथ जीने का साहस भारतीय नारी के बदलते स्वरूप को उजागर करता है। अरण्या एक जिद्दादिल नारी है। मृत्यु का उसे भय नहीं है। जीवन जीने की इच्छा और सच्चाई की और ईशान करता है। नए सिरे से देखने को हमें बाध्य करता है कि प्रेम कभी मरता नहीं है। उद्याश्रम में बिना शादी की अरण्या ईशान के पास रहती है। अभी मैं आपको ईशान के बारे में बताऊंगी। ईशान का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ और रिटायर अफसर है जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। उन्हें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का। उन्हें बेटे का गम बहुत सताता है, इसीलिए वे अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पे ईशान के जीवन में अरण्या के आने से उसका जीवन हरा भरा हो गया है। वे भारतीय प्रशासनीय में चुने गए हैं। उनका सुखद संसार था जिसमें पत्नी थी, बेटा था। आज उनका बेटा उनके पास नहीं, पर
हृदय से उसकी याद है। अपने बेटे को याद करते हुए ईशान कहते हैं, जब कभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म छूता हूँ तो लगता ही नहीं कि वह अब इस घर में नहीं है। जानता हूँ अगर यह नारी तो कहीं न कहीं, अगर यह नहीं तो कहीं न कहीं है जरूर। जब जब गया तो 13 का था, अब तो किसी का पिता बन चुका हूँगा। ईशान जीवन जीने में कोई रस नहीं लेते, बल्कि कर्तव्य की भांति उसे निभाते जाते हैं। ईशान की 2 बेटियां हैं, बाहर पढ़ती है। जब ईशान 1 महीने के लिए दिल्ली से बाहर जाते हैं, जाने से पहले वह टेलीफोन, बिजली के बिल, घर की चाबी और नगद आरण्या को दे जाता है। जाते समय एक लिफाफा भी देता है जिसमें वसीयत की कॉफी रखी है। यात्रा में उन्हें कुछ हो जाए, मृत्यु का भय तो है, लेकिन जीवन जीने का इच्छा भी ईशान को है। उड़ना वस्त्रों में बिना नहीं। जीवन के अंतिम पड़ाव में ईशान की जीवन भरा हो गया है। दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में दोनों सोचते हैं कि शेष जीवन हरा भरा हो गया है। दोनों अकेले रहते हैं। ऐसे में दोनों सोचते हैं जीवन के सुख दुख साथ बांट लें। वे चाय नाश्ता डिनर सुबह शाम घूमने के लिए साथ रह जाते हैं। ईशान की आरण्या के अलावा दमयंती और कामिनी भी दोस्त हैं। ईशान और आरण्या का जन्मदिन एक ही तारीख को हो रहा है। दोनों एक साथ जन्मदिन भी मनाते हैं। अपनी सुख दुख की बातें वह अपने फ्लैट को लेकर चिंतित होती है, तो ईशान आरण्या को अपने घर में रहने का अनुरोध करता है। लेकिन दोनों का जीवन दर्शन बिल्कुल भिन्न है। ईशान का मानना है अब समाज में हल्का करने का समय है। हम पुकार लिए जाने वालों का पत्तियों में है। लेकिन आरण्या का कहना है हर किसी के लिए एक दिन मुकर्रर है, फिर पहले से फिक्र करने से क्या फायदा। ईशान सुबह की सैर, कच्चे अंकुरित भोजन के लिए वे कटिबद्ध रहते हैं। ईशान और आरण्या का मानना अंतिम नहीं। कुल मिलाकर आरण्या और ईशान का वैचारिक सरगम मेल नहीं खाता। दोनों के पर इनके दिल पड़ोस हैं। कभी कभी ईशान का मन जीवन की पुरानी स्मृतियों में खरे जाता है। वर्ष पीछे लौटकर वे पाकशाला में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी माँ खाना पकाया करती थी। तो कभी युवावस्था के उन दिनों को वे याद करते हैं जब वे भारतीय प्रशासनीय में चुने गए थे। उनका सुखद संसार था जिसमें पत्नी थी। मैम, हेलो, आपका मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, क्लियर आ रही है, बोलिए आप। हाँ ठीक है। वह भाग्यवादी बन गए हैं। ईशान उष्ण हो गए हैं। वे अंतिम के सुखद प्रासंगिकों तथा वर्तमान के पीढ़ियों समय के साथ संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवर्तन आया है। बदलती आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। एक समय था जब संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक विशिष्ट पहचान भी जहां बच्चे एवं युवतियों के सुरक्षा के साथ साथ पोषण भी मिलता था। लेकिन आज अर्थ के महत्व ने व्यक्तित्व स्वतंत्र को बढ़ावा दिया है और परिणाम लंबी चौड़ी गृहस्थी के मिथक टूट रहे हैं। तन से
उनके पड़ोस में ही ईशान नाम बुजुर्ग रहता है। ईशान विदुर है। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। हेलो मैम, हाँ जी बोलिए। बस इतना ही काफी है क्या? हाँ ठीक है। और नेक्स्ट कौन बोलना चाहता है आप में से? अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा बेटा और बोलना स्टार्ट कर दीजिए। किसकी इच्छा हो रही है? प्रियंका, आपका नेटवर्क अभी ठीक ठाक हो गया हो? अश्विनी जुड़ी है हमारे साथ में, प्राची जुड़ी है। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी प्राची बोलिए। प्राची आपकी आवाज बहुत ही कम है बेटा। ना ना, नेटवर्क ठीक नहीं है बेटा आपका। क्लियर नहीं है। और कोई है जो बोलना चाहता है? अश्विनी आप हो? मेरा आवाज? हाँ प्राची। हाँ मैम, आप आ रही? ठीक नहीं है बेटा, मतलब जब पढ़ोगे ना आप तो कट जाएगी। आपका नेटवर्क इशू लग रहा है। पूजा। यस मैम। हाँ जी स्टार्ट कीजिए। और कोई है बात करने वाला जिनको लगता है कि हाँ हम करना चाहते हैं? मैम मैं प्रियंका, हाँ जी। मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बेटा, आपका विषय कौन सा है? मेरा पात्रों का विवेचन है मैम। ओके वेरी मैं गुड। सभी पात्रों को इन शॉर्ट में आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा। पात्र जो भी है, अभी अभी पात्रों का जिक्र इन्होंने किया, नीलोफर जी ने, है ना? जी बताइए। नहीं मैम, मुझे स्क्रीन नहीं चाहिए, मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस करना चाहती हूँ अपने वेरी गुड। फ्रेंड के साथ। चलिए ओके ओके, स्टार्टअप, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने समय सरगम इस उपन्यास के पात्रों का विवेचन करना चाहती हूँ। यह उपन्यास रुद्धों के जीवन पर लिखा गया उपन्यास है। कृष्णा सोप्ती जी ने उपन्यासों में पात्रों का चरित्र चित्रण किया है। वह अत्यंत स्वाभाविकता से और प्रामाणिकता के साथ किया है, क्योंकि वह भी उसी की पात्र है और इस उपन्यास में जो पात्र है उसी से संबंधित लेखिका अपने आप से संबंधित होकर रहती है। समय सरगम उपन्यास में जो मूल पात्र निभाया गया है वह आरण्य है। माना जाए तो एक प्रकार से आरण्य कृष्ण सोप्ती जी की छवि है। जिस प्रकार कृष्ण सोप्ती जी को अपने जीवन में किसी का ताक-झाक करना पसंद नहीं, उसी प्रकार समय सरगम उपन्यास के पात्र आरण्या को भी अपने जीवन में किसी का ताक-झाक करना पसंद नहीं। अरण्या अकेली रहती है। अरण्या ने अपने जीवन में अवैवाहित रहने का निर्णय लिया, क्योंकि अरण्या पूरी तरह से अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है। अरण्या को रिश्तों में उलझना पसंद नहीं है। अरण्या का मानना है कि व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से खुल के जीना पसंद करती है। और समय सरगम उपन्यास का दूसरा पात्र है ईशान। जिस प्रकार अरण्या इस उपन्यास की नायिका है, उसी प्रकार ईशान इस उपन्यास का नायक है। ईशान यह एक महत्वपूर्ण पात्र है। ईशान और अरण्या सम उम्र है। ईशान विदुर मतलब होता है, जिस प्रकार किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाए तो वह विधवा कहलाती है, उसी प्रकार किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसे विदुर कहते हैं। और उनकी पत्नी लक्ष्मी की मृत्यु हो गई है। और उनके एक बेटे लावी, उनके बेटे का नाम लावी था।
उनके एकुलते एक बेटे लाविक की भी मृत्यु हो गई है। ईशान और आरण्या के विचारों की दिशा बिल्कुल उल्टी है, पर फिर भी वह दोनों अच्छे दोस्त थे और अपनी दोस्ती अच्छी तरह से निभाते हैं। ईशान एक पारंपरिक ढांचे में ढले बुजुर्ग है। वह अपने परिवार को ही अपनी ताकत की नींव समझते हैं। जरा आप याद कीजिए, जिस प्रकार अरण्या परिवार में रहना पसंद नहीं करती, उसी प्रकार ईशान परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ समय बिताना, परिवार की यादें समेट के रखना पसंद करते हैं। उनके विचारों की दिशा उल्टी है, परंतु फिर भी वह अपनी दोस्ती अच्छी तरीके से निभाते हैं। ईशान पारंपरिक ढांचे में ढले बुजुर्ग है। वह अपने परिवार को ही अपने ताकत की नींव समझते हैं। कभी कभी ईशान का मन पुरानी स्मृतियों में खो जाता है। वर्षों पहले लौटकर उनका मन पाकशाला में पहुंच जाता है, जहां उनकी माँ खाना बनाया करती थी। वे अपने युवावस्था के दिनों में भी याद करते हैं, जब वे प्रशासनिक में चुने गए थे। उनका सुखद संसार था, उनकी पत्नी थी, बेटा था। आज उनका परिवार उनके पास नहीं है, फिर भी ईशान जी ने उनकी यादें अपने हृदय में समेट कर रखी है। समय सरगम इस उपन्यास में आरण्या, ईशान, इन्हीं की तरह और दो पात्र है। उनका नाम है दमयंती। दमयंती ईशान और आरण्या की सहेली है। दमयंती और कामिनी दोनों ही मध्यवर्गीय नारियां हैं, जो अपने बुढ़ापे के कारण मजबूर है। दमयंती के परिवार में बहू बेटे रहते हैं। रहते हुए भी दमयंती अपने आप को अकेला महसूस करती है। माना जाता है कि परिवार के साथ सारी खुशियाँ मिलती है, पर अगर परिवार साथ हो तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। परिवार साथ हो तो हर खुशियाँ अपने साथ रहती है, पर दमयंती के साथ पूरी तरह से उल्टा है। दमयंती अपने परिवार के साथ रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करती है। वो अकेला क्यों महसूस करती है? क्योंकि उसके बहू बेटे उसके साथ अपने ही घर में गैरों की तरह बर्ताव करते हैं। वह खुद ही उस घर की मालकिन है, पर उसके साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता है। युवावस्था में आकर्षण, चुलबुलेपन, चुस्ती और मनमौजी स्वभाव के कारण वह मशहूर थी, और वृद्धावस्था में उसकी हालत ऐसी है कि उसे खुद ही अपना मन मार मार कर जीना पड़ता है। दमयंती को अपने मेहमानों को बैठाने के लिए बैठक में जगह भी नहीं है। वह अपने मेहमानों का अभाव नहीं कर सकती। वह अपने मेहमानों को अपने पसंद से बिठा नहीं सकती। उनका स्वागत नहीं कर सकती। वह अपने ही उसी के घर में उसका कोई अधिकार नहीं है। बहू बेटे की इजाज़त के बिना वह तो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती है। वह दमयंती के पीठ पीछे उसके सामान के साथ छेड़खानी करते थे। बुढ़ापे में अपने ही बेटों का अत्याचार सहने वाली दमयंती अरण्या से अपनी सारी दिल की बातें बतलाती है। अरण्या उससे प्रतिकार करने को कहती है। अरण्या का साथ पाकर दमयंती में हिम्मत आ जाती है। अपनी समय सरगम उपन्यास की नायिका जो है वह एकदम मतलब दूसरों को सपोर्ट करने वाली, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली नारी है। वह अपने सहेली को उसके ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति प्रतिकार करने को कहती है, और आरण्या का साथ पाकर दमयंती में भी हिम्मत आ जाती है। हमारा दूसरा पात्र है कामिनी। कामिनी यह ईशान की पत्नी लक्ष्मी की सहेली थी। इसी की वजह से कामिनी और ईशान की पहचान थी। दमयंती से मिलती जुलती कहानी कामिनी की भी है। कामिनी भी वृद्धावस्था में अपने ही परिवार के क्रूरता का शिकार हुई है। कामिनी की अपनी कोई संतान नहीं है। वह अपने भैया भाभी के साथ रहती है। उसके भैया भाभी उसकी जायदाद हड़पना चाहते हैं। वे कामिनी को दवा के बहाने नींद की गोलियां खिलाया करते थे। वह बेबस रहती है। उसे न बताते ही उसके घर का सौदा कर लिया जाता है। उसके भैया भाभी बस दिखावे के लिए उसकी देखभाल का नाटक करते हैं, लेकिन कामिनी को सारी सच्चाई का अंदाजा है।
कामिनी भी अपने ही घर में पड़ोसी की तरह बेबस है। तो यह हमारे समय सरगम उपन्यास के पात्र है आरण्या, ईशान और दमयंती और कामिनी। सभी के जीवन का सभी के जीवन का चेहरा अलग अलग है, फिर भी ये सभी अपनी दोस्ती पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं। अपने हर दुख में हर सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अरण्या जो है, अरण्या इस समय सरगम उपन्यास की नायिका है और नायिका है और अरण्या सभी को अरण्या दमयंती और कामिनी को उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के प्रति प्रतिकार करना सिखाती है। और दमयंती और कामिनी वृद्धावस्था में बेबस ये सब चीजें होती है और इस उपन्यास में यही स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार के जीवन में ये सब बातें घटती है तो मतलब कैसा लगता है। बस मैम इतना ही कहना था। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत हेलो। ही। हाँ जी प्रियंका, हाँ मैम। बहुत सुंदर रीति से आपने उन सभी पात्रों का विवेचन किया जो आपके सामने स्क्रीन थी, लेकिन विदाउट स्क्रीन आपने, जैसे हमने पढ़ाया था, शायद पढ़ाया हुआ वो जो लेक्चर था उससे आपने राइट डाउन कर लिया और बहुत ही सुंदर और सटीक रीति से आपने उस विवेचन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बहुत बहुत बढ़िया बेटा। आप सभी लोगों का 3 लोगों ने यहाँ पर विवेचन किया हुआ है। सबसे पहली पूजा, नीलोफर, प्रियंका जी। यामिनी कुछ करने का प्रयास कर रही थी लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से वो कर नहीं पाए। कोई इशू नहीं है, ऐसा चलता रहेगा। ये जो